जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और इस तरह से बीजेपी की बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, और उसके बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि भविष्य के लिए क्या रणनीति हो। बड़ी दिलचस्प बात प्रधानमंत्री ने कही थी। उन्होंने कहा था आगे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सहन शक्ति अपनी बढ़ाइए, क्योंकि अब जो है बहुत सारे लोगों को ये जीत हजम नहीं होगी और जो है इस तरह से हमले जो है हम पर लगातार बढ़ेंगे। इस तरह से कहकर उन्होंने 2024 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार होने का, जीत के लिए मंत्र दिया। इन सब पर चर्चा करेंगे। आज जो नतीजे आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं अकील खान जी। अकील खान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और अकील खान जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक अकील खान जी। और मेरे साथ इस वक्त संजीव सिंह हमारे साथ स्टूडियो में, माफ कीजिएगा, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं संजीव सिंह जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। अकील जी शुक्रिया आपका। प्रफुल्ल केतकर जी भी आई थिंक कि जुड़ गए हैं और अच्छा जुड़ गए। बीजेपी हमारे साथ कुछ ही नहीं, अभी अकील खान, अभी माफ कीजिएगा, प्रफुल्ल केतकर जी नहीं जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी बहुत जल्द जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव सिंह जी आपको बधाई। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में कौन से फैक्टर थे जिसके कारण जो है कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी कर रही है? धन्यवाद अशोक जी और रीमा जी। सबसे पहले तो हिमाचल की जनता को धन्यवाद देंगे कि आज उसने प्रजातंत्र को एक बार फिर से जीवित किया। इस देश के जो बड़े मुद्दे थे, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निर्भीक होकर के वोट दिया। और अपने कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को भी जो लगातार जमीनी स्तर पर जुड़े रहे, और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी, कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी से लेकर के राजीव जी से लेकर के, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, और साथ ही साथ हमारे सचिन पायलट, ये सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरी टीम ने जो काम किया ये उसका नतीजा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हार का संकेत अशोक जी 6 महीने पहले हो चुका था, जब 4 उपचुनाव थे, यानी एक लोकसभा के, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश में जब कांग्रेस उपचुनाव जीती थी, तब यह संकेत हो चुका था। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश में यह हार यह बताती है कि देश की जनता का मूड बदला। और मूड कैसे? जैसे आपने शुरू में बताया, आज गुजरात में मानते हैं कि हमारी कमियां रही, हम उस पर बिल्कुल चिंतित हैं और उसके लिए आगे सोचेंगे भी कि हम कैसे नीचे गए। लेकिन आज जिस तरह से उपचुनाव के रिजल्ट आए, उत्तर प्रदेश में हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ में हार मिली है, राजस्थान में हार मिली है, उड़ीसा में हार मिली है। तो ये एक संकेत दिखा रहा है कि एक व्यक्ति का जादू जो लगातार एक नैरेटिव सेट करके दिखाया जा रहा था, वो देश में अब नहीं चलने वाला है। और कहीं ना कहीं मुद्दे आधारित जो हमने मुद्दे उठाए थे, जो 10 हमारे मुद्दे थे जो हमने अपने घोषणा पत्र में दिया, उसको भी हिमाचल की जनता ने स्वीकार किया। और हिमाचल की जनता से जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आपको रिवाज बदलना होगा, तो आपको याद होगा कि उस रिवाज के एवज में एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी दी गई थी कि केंद्र की सरकार आपकी सहयोग उस तरह से नहीं कर पाएगी अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती है। लोगों ने इस रिवाज के बदले में रिवेंज लिया और यह दिखाया। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 1% के मामले अंतर से, अरे हिमाचल में तो हमेशा ही होता आया है, 5% के नीचे तो हमेशा वहां पे जीत हार होती रही। और जब हम पिछली बार भी हारे थे तो कम से कम सीटों के आंकड़े यही थे। तो हार को पचाने के लिए प्रधानमंत्री जी इस तरह की अगर बात बोलते हैं, उनको स्वीकारना पड़ेगा। संजीव जी, आपने अभी जो जिक्र किया, इतने सारे लोगों की लंबी फेहरिस्त थी ना जिनका धन्यवाद किया। राहुल गांधी हम सुन नहीं पाए, उनका नाम लिया था क्या आपने? राहुल गांधी को धन्यवाद दिया है क्या हिमाचल के लिए? नहीं, इसलिए कि राहुल गांधी जी की चर्चा मैं जानता था कि आप जरूर करेंगे, इसलिए मैं आप शुरू कर देता हूं। क्योंकि राहुल गांधी जी की चर्चा अगर कर देता तो आप गिनती कराते कि गुजरात गए तो वहां क्यों नहीं गए। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी करें, लगातार करें, कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये देश में जो नफरत, हिंसा की राजनीति चल रही है, नफरत, तानाशाही की राजनीति, उसके खिलाफ। और रही चुनाव की बात तो ओके जी, संजीव जी आपने एक बात कही, अपने का भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी पार्टी का मामला है, और जाहिर सी बात है कि चुनाव में जहां जहां चुनाव थे वहां यात्रा नहीं गई। लेकिन धीरज गुर्जर हैं, एआईसीसी के जो है वो नेशनल सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनका ट्वीट आया। वो कहते हैं कि बाकायदा भारत जोड़ो यात्रा की जो लहर थी, उस लहर के कारण हिमाचल जीत गए हैं। तो पहली बात तो मुझे लगता है कांग्रेस में खुद कंफ्यूजन है कि भाई ये राजनीतिक यात्रा है कि नहीं है। सुनिए मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए।
और अगर भारत जोड़ो यात्रा की लहर हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाती है 68 सीटों पर, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा की लहर जो है दिल्ली की 250 सीटों पर, जहां 100 लोगों की, कांग्रेसियों की जमानत, 100 से ज्यादा की जमानत जब्त होती है, वहां नहीं पहुंच पाती। और दूसरी बात, वो गुजरात नहीं पहुंच पाती, 182 सीटें जहां पर थी। जबकि महाराष्ट्र में तो गई थी यात्रा, महाराष्ट्र से तो हवा वहां जा ही सकती थी। देखिए रीमा जी, वीर सावरकर का मुद्दा उठाया भी था। मैं कंफर्म कर दूं, भारत जोड़ो यात्रा, देखिए जब इसका प्रोग्राम हुआ तो 2 ऑब्जेक्ट हमारे सामने थे। पहला ये था कि सिक्योरिटी पर्पस था, दूसरा जियोग्राफिकली रीजन हमने देखा था। निश्चित है कि जब एक लंबी यात्रा तय होगी तो महाराष्ट्र में भी कई जिले छूटे, राजस्थान में भी कई जिले छूटेंगे, तो हम जिस स्टेट में जा रहे हैं पूरे जिले में नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए यात्रा का जो सोचा गया था, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो तय किया था उसके अनुसार हमें यात्रा से। सर प्लीज, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आपने मैंने सीधा धीरज गुर्जर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, मैंने उनका ट्वीट का आपको बताया। वो कहते हैं कि भाई हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा की लहर थी इसलिए जीत गए। तो फिर सवाल उठेगा ना कि वो लहर जो है सिर्फ हिमाचल में ही क्यों जाती है, दिल्ली क्यों नहीं आती, गुजरात क्यों नहीं जाती? एक अशोक जी, एक तीर से 2 जगह आप निशाने साध रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो यात्रा जीत हार के लिए नहीं चल रही थी। बिल्कुल उस यात्रा का जो हमारी उस यात्रा के द्वारा जो सोच है, जो राहुल जी लगातार जिसकी चर्चा कर रहे हैं। संजीव प्लीज, मैं कोई तीर से, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को, क्योंकि देखिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो आपने कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं थी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस के जो प्रवक्ता संजीव सिंह जी मेरे शो में हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है, या धीरज गुर्जर जो कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी है वो सही है? मैं तो सिर्फ दोनों में से ये समझना चाहता हूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप कह देंगे कि आप कह दीजिए धीरज गुर्जर जो कह रहे हो गलत है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, ये तो आपकी सोच है। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों बातें सही हैं। धीरज गुर्जर जी ने कहा कि उस यात्रा के द्वारा जो माहौल बना, तो माहौल तो बन रहा है ना, उसी माहौल, सुन एक बस 5 सेकंड, ठीक है, उसी माहौल का असर है कि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा हार रहे हैं। अब कहिए कि साहब राहुल गांधी जी उड़ीसा नहीं गए, राहुल गांधी, वो माहौल ऐसा नहीं है, वो माहौल जो देश की सोच है, जो युवाओं की, नौजवानों की, महिलाओं की, उसका असर दिख रहा है। गजब है। वैसे मतलब मैं आपकी नहीं, सारे प्रवक्ताओं की इस मामले में तारीफ करता हूं कि वो कैसे बात को घुमा के इधर से कान पकड़ लेते हैं, इधर से कान पकड़ लेते हैं। बिहार में हार गए, वहां पे लहर नहीं पहुंची, जो है उसके बाद जो है रामपुर आजमगढ़ में नहीं पहुंची, लेकिन वो लहर जो है वो डिंपल यादव को जिताने के लिए पहुंच जाती है। वो लहर जो है, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं सिर्फ दर्शकों को बता रहा हूं, वो लहर जो है बीजेडी को जिताने के लिए उड़ीसा पहुंच जाती है, बिहार में लहर नहीं पहुंचती, दिल्ली में जमानतें जब्त हो जाती है। खैर आप प्रवक्ता है, ठीक है सर, आप प्रवक्ता है, आपको एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आऊंगा सर। मैंने सिर्फ जो सवाल करना था आपने अपनी ओर से जवाब दे दिया। दर्शक तय करेंगे कि भाई जो है धीरज गुर्जर जो कह रहे थे वो ठीक है या संजीव सिंह जी, वो दर्शकों को मैं छोड़ देता हूं। मैंने सवाल उठाया क्योंकि मैंने उनका ट्वीट दिखा। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट जो है, हम जब गुजरात की बात करें, क्योंकि गुजरात जो है आज रिकॉर्ड जो है गुजरात में बनाया, बार बार हम कह रहे हैं गुजरात में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, तो सवाल इस बात को समझने की जरूरत है कि गुजरात में जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली, ऐतिहासिक जीत मैं फिर कह रहा हूं, 1985 के बाद, 1985 में कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड बनाया था, वो था 149 सीटों का। आज उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। तो गुजरात में इतनी बड़ी जो जीत थी उसका फैक्टर क्या रहा? नरेंद्र मोदी भूपेंद्र पटेल की जोड़ी, या फिर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा कि भूपेंद्र पटेल रिकॉर्ड तोड़े उसके लिए नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे थे, या फिर संगठन की इतनी तैयारी, या विपक्ष दरअसल जो है वो कहीं ना कहीं चूकता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए बीजेपी की ताकत का विपक्ष अंदाजा ही नहीं लगा पाया। वो कौन कौन से दरअसल फैक्टर रहे जिसने भाजपा को इतनी बड़ी जीत दिलाई? गुजरात में भाजपा की सबसे बड़ी जीत का अगर कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो है जनता का विश्वास। ये भरोसा साल 1995 से लगातार चला आ रहा है। केशुभाई पटेल से हुई शुरुआत नरेंद्र मोदी से होती हुई भूपेंद्र पटेल तक जा पहुंची है। बीते 27 साल से जनता का यही विश्वास इतने बड़े जनादेश में तब्दील हुआ है जो किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। मत प्रतिशत का आंकड़ा देखें तो भाजपा को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 27.3% और आम आदमी पार्टी को
12.9%। 95 से जो पार्टी सरकार में है, हर साल उसके वोट परसेंट बढ़ रहा है और आज इस ऊंचाई तक पहुंच गया। क्या कारण है? उसके कारण है वहां पर पार्टी का समर्पण, पार्टी के नेताओं के द्वारा जनता की सेवा, अपने द्वारा जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करने का जो आदत रही भारतीय जनता पार्टी की, उसका परिणाम है कि आज वहां हम बहुत बड़ी जीत प्राप्त किया हमने। भाजपा की जीत में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार और रोड शो का बड़ा योगदान माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का प्रबंधन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर जनता के विश्वास ने भाजपा की जीत सुनिश्चित कर दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का गृह राज्य होने के नाते दोनों ही नेताओं ने न सिर्फ जनता से संवाद स्थापित किया, बल्कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में हुए उन कामों को भी जनता के बीच रखा जिसकी नींव पर गुजरात संपन्न राज्य बना है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में नर्मदा का पानी पहुंचाना हो या फिर अंधेरे में डूबे गांवों तक बिजली, आधुनिक इंफ्रा बनाने की बात हो या चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, बीते 27 साल में भाजपा ने अपने शासन में बड़े ही रणनीतिक तरीके से लोगों के बीच बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया। यही वजह रही कि कांग्रेस के मुद्दे और आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित गारंटी जनता के बीच जगह न बना सकी और नतीजा भाजपा के खाते में एक और बड़ी जीत। वहाँ का 27 साल का विकास का मॉडल जो प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर सामने आया। तीसरा वहाँ जो संगठनात्मक ढांचा है उसके काम करने की जो पद्धति है, ये तीनों चीजें सबको देखनी होगी। दो एक और संदेश बड़ा स्पष्ट है कि मुफ्त की राजनीति को गुजरात की जनता ने नकारा। भाजपा की ऐतिहासिक जीत को आसान बनाने के लिए कांग्रेस की कम तैयारी और संगठन के शीर्ष नेताओं द्वारा राज्य विधानसभा में कम प्रचार भी एक फैक्टर माना जा रहा है। भाजपा में जहां एक और प्रधानमंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता तक चुनाव में पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जुटा रहा, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा गांधी परिवार ने भी एक दो रैलियों के अलावा ज्यादा प्रचार नहीं किया। गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस नहीं, वो पार्टी तो का। हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रचार में ताकत खूब झोंकी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ डेरा डाले रहे, रोड शो की, जनसभाएं की, लेकिन गुजरात की जनता का विश्वास उतना भी नहीं जीत पाए जितना वो उम्मीद कर रहे थे। 40 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुद्दों की राजनीति हमने शुरू की थी गुजरात में और पहली बार में हमारे 5 से 6 उम्मीदवार विधायक बन रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है। हालांकि हमने अपेक्षा की थी शायद उतनी हो पाया होगा। एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे ये देखो, इसको नोट कर लो और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। विपक्षी दलों की जनता से दूरी और सत्ता पक्ष के लिए एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का होना भी जीत की राह को आसान कर गया। इसके अलावा भाजपा ने पूरे चुनाव में व्यक्ति से ज्यादा संगठन पर भरोसा किया। यही वजह रही कि पूरी सरकार बदली, स्थापित नेताओं और विधायकों के टिकट काटे और ये संगठन की ही मजबूती थी कि मत प्रतिशत में गिरावट की जगह उसमें बढ़ोतरी नजर आई। आनंद सिंह, चंद्रशेखर और गांधीनगर से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अकील खान जी, ये जो बात अभी कही है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी शॉर्टकट राजनीति जो चल रही है देश में, उसको लेकर उन्होंने साफ बात कही कार्यकर्ताओं से अभी कुछ देर पहले, और लाभ लेने की फिराक में जो दल आगे बढ़ रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, जो अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने सुना, माफी मांग रही है आम आदमी पार्टी? जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई, उनका कहना है मतदाताओं को, जनता को और खासकर
गुजरातियों को? अगर इस बात पे माफी मांगी जानी चाहिए तो रीमा, ये सबसे पहले भाजपा को हजारों बार माफी मांगनी पड़ेगी। कितनी बार उन्होंने देश को गुमराह किया। ये तो स्ट्रेटेजी होती है ना किसी चुनाव की, कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। और एक उन्होंने अचीवमेंट किया है कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इतनी जल्दी, इतना तेजी से कोई भी देश में कोई भी पार्टी इतनी तेजी से राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी। अकील जी, पहले मैं एक्चुअली दरअसल मैंने संजीव जी को बधाई दी थी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय पार्टी बनने की आपको बधाई दी जाए कि नहीं दी जाए। मैं तो पहले जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो आपको बधाई दे दूं मैं, उसके बाद फिर मैं अपना सवाल कर लूंगा, अगर आप बधाई स्वीकार करें मेरी। नहीं, बिल्कुल बधाई दीजिए, चलिए, क्योंकि हम भी आम आदमी हैं, हम भी आदमी हैं, आम आदमी हैं। ठीक है, आप आम आदमी हैं। माफी मांगने की बात है, यहाँ पर गुमराह करने की बात है कि कट्टर ईमानदार का टैग लगाकर जो आप लोग चलते थे आम आदमी पार्टी के नेता, उसको लेकर बात की गई है ना, कि बार बार बताने की जरूरत क्यों है कि हम ईमानदार हैं, और वो भी कट्टर। बताने की जरूरत है क्योंकि देश के अंदर कट्टर बेईमान भरे पड़े हैं और जो देश को गुमराह करते हैं। अब आप सुनिएगा, 8 साल की भाजपा की जो परफॉर्म है, बताइए आप, 8 साल में उन्होंने देश को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भ्रष्टाचार में इस बुरी तरह लिप्त कर दिया है कि आज देश के अंदर 90 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो गया है। और जो श्रीलंका का पोजीशन है उसमें इसके अलावा गुजरात की बात सुनिए। अकील खान जी, आपने कहा 90 लाख करोड़ का कर्ज हो गया देश में। मैं इस वक्त बता दूं अपने दर्शकों को भी, मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त जो है इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, और मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर भी जुड़ चुके हैं, संपादक है ऑर्गेनाइजर के। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पहले मैं आप ही से जवाब ले लेता हूं कि भाई 90 लाख करोड़ का कर्ज आप लोगों ने जो है देश पर चढ़ा दिया, तो ये वो बार बार कह रहे हैं, अभी अकील खान जी ने आंकड़ा रखा, क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, पहले तो बात यह है कि ये 90 लाख करोड़ का कोई हमने 1 साल, 5 साल, 8 साल में नहीं चढ़ाया। यह शुरू से जब हम लोग सत्ता में आए थे तब भी लगभग 80 लाख करोड़ का कर्ज ऑलरेडी था। उसके बाद पेंडेमिक आया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि स्टेट्स का भी बहुत बड़ा कर्ज का इसमें हिस्सा है। तो स्टेट्स, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया, जो स्टेट्स हैं और खासकर अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, वह फिस्कल डेफिसिट को बिल्कुल ही, बजटरी घाटे को बिल्कुल ध्यान में रखे बगैर का बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, अल्टीमेटली आने वाली जो जनरेशन है उनको पे करना पड़ेगा। आज पंजाब में 3 लाख करोड़ का ऑलरेडी डेट है, डेफिसिट है, और वो कह रहे हैं कि हम इतनी बिजली फालतू देंगे, इतनी फ्री देंगे, इतनी पानी फ्री देंगे। तो कहां से लाएंगे? आपको जनता को देना है, बहुत अच्छी बात है, वेलफेयर करिए, समाज सेवा, जनता की सेवा करना सरकारों का फर्ज है, हमारा संविधान भी इस बात को कहता है। एक मिनट, लेकिन मैं गोपाल जी, एक मिनट, मैं फिर दोबारा आ रहा हूं। ये आर्थिक विषयों पर जो है डिबेट रोज होती है, लेकिन आज जो बड़ी बात है, मैं गुजरात के संदर्भ में समझना चाहूंगा, क्योंकि जब ये बात होती है गुजरात में जो नतीजे आए, हिमाचल के नतीजे भी जाहिर तौर पर आए। संजीव सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, मैं आपका रिएक्शन ले लूं, फिर मैं इस डिबेट में आगे बढ़ूंगा। वो सीधा सीधा कह रहे हैं, संजीव सिंह कह रहे थे कि भाई हमने हिमाचल में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, और दरअसल हिमाचल की जनता ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, और इन मुद्दों पर जो है निर्भीक होकर मतदान किया। मैं संजीव जी से यह भी पूछूंगा कि भाई गुजरात की जनता ने क्या निर्भीक होकर मतदान नहीं किया, वहां के मतदाताओं ने, यह भी सवाल है। लेकिन क्या रिएक्शन है आपका हिमाचल की जीत पर और गुजरात पर? वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमसे चूक हो गई, हम लोग नहीं समझ पाए जनता को। नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे तो भाजपा का वोट प्रतिशत और कांग्रेस का वोट प्रतिशत मामूली 0.9% से फर्क है। तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ी विजय इनकी हुई है। सीट के प्रतिशत में वो काफी बढ़, उनकी 40 आई है, हमारी 25 आई है, लेकिन वोट का डिफरेंस प्रतिशत का बहुत फर्क नहीं है। 43 पॉइंट समथिंग भाजपा का है और उससे लगभग उस 0.9% कांग्रेस का उससे ज्यादा है। और बहुत सारी सीट है, 15-20 सीट है, जिसमें 1500 से भी कम के मार्जिन से कांग्रेस का विजय हुआ है।
तो यह एक सिस्टम प्रक्रिया में होता है कि कई बार इतने कम मार्जिन से भी सीट का प्रतिशत इतना बढ़ा होता है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए बहुत काम किया पिछले सालों में, 5 सालों में। चाहे वहां पे एम्स को देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कई तरह के काम किए। और मुझे लगता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपोजिशन में रह के भी कंस्ट्रक्टिव रूप में सरकार को सपोर्ट करेंगे। ओके, गोपाल जी मैं उससे पहले मैं प्रफुल्ल जी के पास जाना। प्रफुल्ल जी, मैं इस चुनाव का एक बड़ा, मैं संजीव जी रुकिएगा, आपने जो बात की थी मैं उसी बात पर आ रहा हूं। प्रफुल्ल जी, अभी संजीव सिंह जी कह रहे थे कि भाई देखिए बीजेपी को जो है बीजेपी को हिमाचल में हार मिली, बीजेपी को जो है वो राजस्थान में हार मिली, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हार मिली, तो वो तमाम चीजें जो दिखा रही हैं, मैनपुरी लोकसभा सीट हार गई, वो कह रहे हैं सब चीजें दिखा रही हैं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल रहा। हालांकि वो जब ये सारी बात कर रहे थे तो गुजरात में उन्होंने बड़ा छोटी सी बात कहकर निकल लिए, लेकिन गुजरात का जिक्र नहीं किया उन्होंने, बिहार का जिक्र नहीं किया, साथ साथ उन्होंने जो है आजमगढ़ का जिक्र नहीं किया। क्या कहेंगे आप? रामपुर का जिक्र नहीं किया। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमको इन सारे चुनाव को अलग अलग करके देखना होगा। हर जगह के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। इनको क्योंकि ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई हिमाचल में किसका जादू चला? राहुल गांधी ना जाने का जादू चला क्या? किसका जादू चला? लोकल लीडर्स के भरोसे छोड़ देते हैं कांग्रेस को तो कांग्रेस ठीक कर लेती है, इस कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए क्या? मैं मानता हूं कि विधानसभा में या उपचुनाव में जब भी वोटिंग होता है, मैनपुरी की केस है, अब मुलायम सिंह यादव की अपनी सीट रही है, उनका अपना गढ़ रहा है, वहां पे यदि आप ये पैरामीटर लगाओगे गुजरात से कंपेयर करते हुए तो वो कभी भी नहीं उसका एनालिसिस हो सकता। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव को हमको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो नेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं। आपकी नेशनल लेवल की लीडरशिप कितनी एनर्जी उसमें इंस्टिल करती है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसमें कितना एफिशिएंटली काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और भाजपा की नेशनल लीडरशिप इसमें बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा जोर लगाती है और इसलिए वो प्रभाव दिखता है। लेकिन एक मोटा मोटा यदि हम पिक्चर यदि खींचते हैं तो ये बात साफ साफ ध्यान में आती है कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी गुजरात में भाजपा ने बड़ी रिकॉर्ड जीत हासिल की है। यदि रिवाज कायम रहा है, फिर भी रिवाज में यह भी रहा था कि बड़े वोट मार्जिन के साथ तख्ता पलट होता था, वो हिमाचल में नहीं हुआ है और 10% 11% जो है वो इंडिपेंडेंट्स का शेयर रहा है। तीसरा, एमसीडी में जितनी कम सीटें या जितना स्वीप आम आदमी पार्टी का माना जाता था वो नहीं हुआ है। जहां तक मुझे लगता है कि हर एक को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका है उसमें। बीजेपी को भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी यदि 12% वोट शेयर के बाद यदि ये मानती है कि वो नेशनल पार्टी बन गई है स्वयं घोषित इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर करने से पहले, तो उनको बधाई हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जो 5 कैंडिडेट जीत कर आए हैं उसमें से 2 भाजपा ने जिनको टिकट नकारा वो है, 3 जो है वो नॉन वहां के दागी क्रिमिनल दबंग फेस है और इसको कट्टर ईमानदारी का लक्षण मानना है तो उसमें खुश रहे। सेल्फ सर्टिफिकेशन देने में तो आईबी की रिपोर्ट भी ये दे देती है, 20 सीटें कम मिलेगी ये भी देख लेती है और फिर लिख कर देने के बाद फिर कहती है कि किसने किसको धोखा दिया। तो सब कोई, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हर एक को अपनी पोजीशन डिफेंड करने का भी मौका है, लेकिन उसके साथ साथ सबको डेमोक्रेसी में इंट्रोस्पेक्शन भी करने का मौका है। जो करेगा उसको यश ज्यादा मिलेगा। ठीक है संजीव जी, जो बात प्रफुल्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं यही सवाल सबके मन में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो आप बात कर रहे हैं लेकिन गुजरात में जो नतीजे आए हैं उसके लिए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को आप मानते हैं जिम्मेवारी वो लेंगे, क्योंकि दारोमदार तो इस बार उन्हीं के कंधे पर था इन सभी चुनावों का। और अगर आप हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा को क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर गुजरात में भी तो तय करना पड़ेगा ना। रीमा जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संपादक महोदय हार को हार के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते। अब मैं पूछना चाहता हूं कि हिमाचल में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, जेपी नड्डा जी लेंगे,
जिनका की उनका गृह राज्य है। 4 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, मैंने पहले बताया कि वहां पे हिमाचल की जनता ने पहले ही संदेश दे दिया था महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। उस समय क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो अगर ये सवाल आप करेंगे तो आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हट जाना चाहिए। उनके गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली नहीं गई है, कांग्रेस ने भाजपा से छीनी है। ये हेडलाइन कहीं नहीं चली। भाजपा ने ठीक है गुजरात में अपना फिर से एक तरह से जो राज था उसको फिर से कायम किया, लेकिन क्या गुजरात में, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी संगठनिक कमियां थी, हम बिल्कुल चिंतित हैं, लेकिन क्या गुजरात में जिन युवाओं की बात कर रहे थे मोदी जी, जो बार बार 22 बार जो पेपर आउट हुए, क्या उन युवाओं की हार नहीं है? संजीव जी ये जो मुद्दा है ये तो क्लिक नहीं किया ना। देखिए ना तो मोरबी का मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया, इसका मतलब जनता की नब्ज पकड़ने में क्या कांग्रेस पीछे हट रही है क्या? नहीं, जनता की नब्ज जो है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट डालने जा रही है, उन मुद्दों से भटकाव दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। रीमा जी, एक सूत्र वाक्य कहना चाहता हूं आपके सामने। आप बौद्धिक लोग हैं, सभ्यता के शरीर पर से उसका वस्त्र उतार देंगे, सभ्यता का अपमान नहीं है, बल्कि असभ्यता का लिबास उतार करके उस पर सभ्यता का लिबास जब करते हैं तो हमारी संस्कृति और सभ्यता नंगी होती है। आज जिस तरह से मोरबी की बात पे हम भुला सकते हैं, 142 लाशें प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हुई और आज तक जो उसका मुख्य अभियुक्त पकड़ा नहीं जाता, क्या बात करती है? और उसके बाद जिस राज्य में शराबबंदी है वहां पे सैकड़ों लोग शराब से मारे जाते हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हजारों करोड़ की वहां पे ड्रग्स पकड़ी जाती है, उस पे क्या? तो अगर लेकिन जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। मैं आपसे जानना चाह रही थी, प्रियंका गांधी वाड्रा को जब क्रेडिट हिमाचल का दे रहे हैं तो गुजरात के लिए क्या खड़गे जी जिम्मेदार है? बस मैं ये जानना चाह रही थी आपसे। मैंने तो फिर कहा कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी स्वीकार करेंगे उनके गृह राज्य में भारतीय जनता पार्टी हारी है? वो तो करे थे रिवाज नहीं बदले, रिवाज जो नहीं बदलेगा यहाँ पे क्या हुआ? इस पे कभी इस्तीफे की बात चल रही है? आपके चैनल में पूछे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जेपी नड्डा अपने गृह राज्य में चुनाव हार गए, जहां पे प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री 10 से ज्यादा रैलियां की, उस पे क्या सवाल है? उस पे क्या जवाब है? गोपाल कृष्ण जी, आप क्योंकि आपके पास वक्त की कमी है तो पहले आप ही से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से खासकर हिमाचल को लेकर, एक सेकंड आपके पास भी आ रही हूँ। गोपाल कृष्ण जी देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरी इलेक्शंस को, कोई भी स्टेट का हो, सेंटर का हो, कहीं का हो, पूरी मेहनत और लगन से लड़ते हैं और जनता के साथ इलेक्शन में संवाद स्थापित करते हैं और जनता का जो मैंडेट होता है उसको सहज स्वीकार करते हैं और फिर उसको एनालिसिस भी करते हैं। इसी कारण ऊपर उतार चढ़ाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है कि कभी उतार चढ़ाव अपने समय में देखा नहीं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम जब 1952 से जनसंघ के रूप में स्थापित हुए थे उस समय कई उतार चढ़ाव आए और हम उनको सहज स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हुए आगे चलते हैं और जनादेश को एनालिसिस करते हैं। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव जीत का भी और कलेक्टिव हार का भी। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट क्या कहा, भूपेंद्र जी को कितनी बधाई दी कि गुजरात में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं को कितने लगन से हिमाचल के लिए भी बधाई दी और गुजरात के लिए भी बधाई दी। तो बात यह है, और नड्डा जी ने क्या कहा कि किस तरह से कुछ नई पार्टी ने दिल्ली या कहीं पे बरगलाने की कोशिश की, जनता को उसको सही बातें ना बता के झूठ का बोलबाला करके जिस तरह से काम किया। तो प्रजातंत्र में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, हम आगे बढ़ते तभी सफलता मिलती है। ठीक है, ओके, जल्दी से एक रिएक्शन कुछ आप दे रहे हैं अकील जी, उसके बाद हमें ब्रेक लेना होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जब आए थे सत्ता में, उस वक्त वो उनका एक बहुत बड़ा विजन था, विश्व के प्रधानमंत्री शो कर रहे थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी, उनके सारे जो चैनल्स थे उनके कनेक्ट सपोर्टिंग वाले, विश्व के प्रधानमंत्री और उसके विश्व गुरु, विश्व प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में कितने कंट्रीज को विजिट कर लिया उन्होंने उस वक्त। उसके बाद जो है फिर डाउन, एक मिनट में बता, मेरे को बस 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। उसके बाद जो है आपने, मैं समय दूंगा, अभी बहुत लंबा समय। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, विश्व के प्रधानमंत्री किसने प्रोजेक्ट किया? विश्व गुरु अपने आप को बता रहे थे ना। विश्व के प्रधानमंत्री में सर फर्क है ना। वो प्रधानमंत्री हमारे थे, विश्व गुरु वो थे, तो विश्व के प्रधानमंत्री हो गए। विश्व गुरु भारत को बनाने की बात है। प्रधानमंत्री वो तो कुछ रहा नहीं। नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं कहा कि मैं विश्व गुरु हूं। हाँ, देखिए उनके लोगों ने कहा, वो तो एक ही बात,
सुनिए ये आप, आम आदमी उनके पार्टी का सब भाजपाइयों ने कुछ कहा, बैनर कर रहा है। कहा सर ये कागज में लिख कर आया है। ये मेरे पास अभी राइटिंग इन द वॉल, अशोक जी, ये मेरे पास अशोक अभी जी, केजरीवाल जी ने जैसे- कागज में लिख के भेजा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बन गया। अखिल खान जी क्या बात कर रहे हैं आप? राइटिंग ऑन द वॉल अशोक जी, अरविंद केजरीवाल जी की छोड़िए, तरह बात कर रहे हैं। जनता इसको किसने डिसाइड कहा? कर लेगी, जनता डिसाइड कर लेगी। उसके उसके बाद कर बाद लेंगे। किसने कहा कि भाई उसके बाद किसने कहा विश्व गुरु? मैं प्रधानमंत्री जिसने ने कहा भी कि मैं कहा विश्व विश्व गुरु बन गुरु गया। वो अभी भी फेमस हुए हैं उस मामले में। दूसरी बात ये, देश के लिए उन्होंने कहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये मतलब इस तरह का प्रोपोगेशन किया कि वो विश्व, वो देश के सबसे बड़े, वो देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े देश के सारे राज्यों के नेता, फिर वो भी डाउन हो गए। उसके बाद जो है आज की जो स्थिति है गुजरात में, कि वो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर बने सिर्फ, दिल्ली के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को एक छोटी सी पार्टी ने हरा दिया, और उसके बाद हिमाचल में हार गए। तो ये खाली गुजरात के प्राइम मिनिस्टर बने, और जितना भी पैसा देखिए 10,000 करोड़ पहले था जब वो आए थे, अखिल खान जी 4 लाख पेपर मेरे पास आ गया। अशोक अखिल खान जी ये पेपर मेरे पास आ गया, अरविंद केजरीवाल जी का ये पेपर मेरे पास, पढ़ दूं मैं? अखिल खान जी मैं पेपर पढ़ रहा हूं। अखिल खान जी ने मैं पेपर पढ़ रहा हूं। अखिल खान जी जो पार्टी अपने, अखिल खान जी मैं ये पेपर पढ़ देता हूं। ये इस कागज में लिखा है, इस कागज में लिखा है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस 5 से कम सीटें जीतेगी, अरविंद केजरीवाल। इस कागज में लिखा है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं। इस कागज में लिखा है ईशुदान गढ़वी जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस कागज में लिखा है गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस कागज में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी, अरे सर कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हैं? आपने बोल दिया, कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हैं? ये होती है, देखिए कौन सी दुनिया में आप लोग रहते हैं सर? एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गुजरात के चुनाव के बाद। गुजरात की जनता ने बनाया है ये अचीवमेंट है बहुत बड़ा। और जो स्ट्रेटेजी होती है, देखिए कोई भी चुनाव की स्ट्रेटेजी आप किसी भी पार्टी चले जाइए, आप खाली आम आदमी को नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भी यही करती है, और इन्होंने 15-15 लाख, आप हमारे प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपए का वादा करके आए थे ना? नहीं, 15-15 लाख रुपए का वादा करके आए थे ना? वो 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए। ये बताइए ना अशोक जी, ठीक है मान लिया आपकी बात, 15 लाख रुपए कहाँ है देश के लिए? आप मुझे बताइए। 15-15 हल्ला मत बताइए, रुकिए एक मिनट। अभी जो गुजरात बताइए अखिल खान जी, गुजरात में 4 लाख करोड़ का लोन होगा। अखिल खान जी ये बताइए आप। अखिल खान जी रुकिए, कितना रुकिए एक मिनट। हम प्राइवेट चैनल की तरह इस तरह से चिल्ला चिल्ली नहीं करते। अखिल खान जी रुकिए एक मिनट, हम प्राइवेट चैनल की तरह सुनिए। अखिल खान जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अखिल खान जी रुकिए एक मिनट, नहीं तो नहीं ना अखिल खान जी अगर आप चिल्लाना शुरू करेंगे तो मुझे आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं और मैं आपकी आवाज काट भी सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह से डिबेट करने में यकीन नहीं रखता। आप सुनिए और दूसरों की बात भी सुनिए, अपनी बात लगातार मत कहिए। इस तरह से मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज। ये तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है कि आप कागज पे लिख देंगे, बोलते रहेंगे। इस तरह से डिबेट हम लोग नहीं करते, प्लीज। 15 लाख रुकिए एक मिनट, रुकिए प्लीज, रुकिए प्लीज। ये तमाशा नहीं हो रहा सर, इतना बड़ा चुनाव नतीजा आया है, उस पर लोग चर्चा करें, लोग समझना चाहते हैं, लोगों को सुनना चाहते हैं। मेरे साथ एक मिनट रुकिए अखिल खान जी, प्लीज रुकिए। इस तरह से मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम लोग इस तरह से डिबेट नहीं करते। मैं आपको भी टाइम दूंगा, संजीव जी को मैंने पूरा टाइम दिया, मेरे साथ जितने मेहमान जुड़ते हैं मैं पूरा टाइम देता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं करते कि आप लगातार बोलते रहें और कुछ भी बोलें। प्लीज कुछ भी मत बोलिए सर। आप तथ्य पे, आप अपने आप को निष्पक्ष कह रहे हैं। मैंने आपका एक मिनट रीमा प्लीज, मैंने आपका परिचय वैसे ही कराया, फिर आपने बधाई भी ले ली। मैं इस समय नहीं जाऊंगा सर, लेकिन कम से कम जो बात करें तरीके से, सलीके से आप अपनी बात रखें, तर्क रखें। सभी मेहमान एक एक करके उनका जवाब देंगे, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग एक बेहतर सलीके से, सभ्यता के साथ एक चर्चा करें, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। ये डीडी का प्लेटफॉर्म है। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding